हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम अपने यूट्यूब चैनल पे एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बेसिकली जो अभी जैन 2025 में जो एग्जाम्स हुए उसमें पेपर वन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, ये हम कंप्लीट एक एक्सप्लेनेशन करेंगे। बहुत आराम से सुनना है हर क्वेश्चन को, क्योंकि अभी हमें ये पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंडिंग है क्वेश्चंस की। थ्योरी तो मैं बार बार कहता हूँ कर लेते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है क्वेश्चंस का वो ढंग से नहीं कर पाते। तो बेसिकली जो जैन 2025 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनको हम एनालिसिस करके उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके और उसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बहुत आराम से सुनना है। और अब एग्जाम आपको पता है धीरे धीरे पास आ ही रहा है, तो बहुत आराम से प्रैक्टिस भी शुरू कर देनी है, चाहे पेपर वन हो पेपर टू हो। ठीक है, और आज बेसिकली जो हम बात करेंगे, जो रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आए हैं है ना जैन 25 में, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे, आराम से सुनना है। और आपको एक काम और करना है, बेसिकली जब भी मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊं तो आपको पहले उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। कोई बात नहीं, गलत होगा फिर हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर आप मैच करना कि आपका आंसर ठीक था या नहीं। आप ऐसे फटाफट आंसर देखते जाओगे ना कि मैं क्या आंसर बोल रहा हूँ, फिर खुद का वो एनालिसिस नहीं हो पाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज जब भी स्क्रीन पे क्वेश्चन देखें आप वीडियो को पॉज करें, पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, फिर मैच करें। फिर आपका सही है तो आपने वो सही से सोचा है क्या जो हम एक्सप्लेन करेंगे, या फिर आपने गलत किया तो क्यों किया, ये सब एनालिसिस भी हमें साथ साथ करना है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत आराम से चीजों को सुनना है। ठीक है, चलो भाई। और हाँ, इससे पहले कि हम आगे डिस्कस करें, मैं फ्रेंड्स आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, और प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप है जिसका नाम है SWMG, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हम कंप्लीट पेपर वन पढ़ रहे हैं, एक तो बिल्कुल थ्योरी और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बैच है, जिसमें वीक में फर्स्ट 3 डेज आपका थ्योरी होता है, कंप्लीट डिस्कशन हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। लाइव सेशन भी रहता है, और कोई स्टूडेंट लाइव नहीं देख पाता तो रिकॉर्डेड भी देख सकता है। और दूसरा नेक्स्ट 3 डेज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं जो अभी लेटेस्ट हुए हैं। तो ये पूरा पैकेज रहता है। और एक महामंथन का बैच चल रहा है ओनली, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो डिस्कशन किए जा रहे हैं। और पेपर 2 हम इन्वायरमेंट साइंस पढ़ते हैं, और पेपर 2 एजुकेशन। और जेके पीएससी के लिए भी एडमिशन ओपन है, अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है, ये है। आराम से सुनना है, समझना है। क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फीचर्स अप्लाइज टू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, है ना, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वर्णनात्मक शोध पर लागू होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे कौन कौन सी विशेषताएं हैं, या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के क्या क्या फीचर्स हैं, वो आपसे पूछा गया है। चलो पहली बात करते हैं, ए क्या कहता है। इट में इन्वॉल्व द प्रोसीजर ऑफ इंडक्शन एंड एनालिसिस, इसमें प्रेरण और विश्लेषण की प्रक्रिया शामिल हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब करोगे। जैसे हम बात करते हैं ना, प्राइमरी रिसर्च की बात करते हैं, सेकेंडरी रिसर्च की बात करते हैं, है ना, और फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये सब बात करते हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को भी हम कई तरह से बात करते हैं कि सर्वे रिसर्च क्या है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च क्या है, वो हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो बेसिकली आपसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में बात करी है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये ठीक है, इट में इन्वॉल्व द प्रोसीजर ऑफ इंडक्शन एंड एनालिसिस। दूसरा है, स्टडी दैट डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट्स व्हाट इज वाज द केस, यानी एक अध्ययन जो वर्णन करता है और व्याख्या करता है कि मामला क्या है या फिर क्या था। तो बिल्कुल ये भी बात ठीक है, डिस्क्राइब कर रहा है। ए और बी तो ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक है, लग क्या रहा है ही ठीक। और सी ऑप्शन, इट कैन नेवर बी नॉर्मेटिव, यह कभी भी मानक नहीं हो सकता। नॉर्मेटिव मतलब स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर स्टैंडर्ड नहीं होता तो ये रिसर्च थोड़ी करते हम, तो इसको एलिमिनेट करेंगे। तो ठीक है। डी ऑप्शन, इट इज यूज्ड ओनली इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसका उपयोग केवल मात्रात्मक शोध में किया जाता है, ऐसा नहीं है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डिपेंड करता है आपके पास डाटा कैसे है, किस तरह की रिसर्च है। ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ओनली क्वांटिटेटिव में, तो ये भी आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और सर्वे स्टडी इज वन ऑफ इट्स टाइप, अब मैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात कर रहा था, तो सर्वे रिसर्च इसका प्रकार है, बिल्कुल सर्वेक्षण। तो ये भी हो गया। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ए, बी और ई इज द राइट आंसर। क्या आप लोगों ने ये सोचा है, या आंसर आया दिमाग में? अगर आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो हमें इसको ठीक करना है। तो राइट आंसर क्या है, ए, बी एंड ई। ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अप्लाई टू क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक शोध पद्धति पर लागू होगा। क्वांटिटेटिव पे कौन सा लागू होगा, आपसे ये पूछा है। जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव की, तो एक पूरा हम एक एनालिसिस करते हैं कि क्या क्वांटिटेटिव है, जहाँ पे नंबर्स में चीज हो, जहाँ कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड हो वो क्वांटिटेटिव होते हैं, जहाँ वर्ड्स हो सब्जेक्टिव हो, है ना, जहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड हो वो क्वालिटेटिव होता है। ये सब बातें हमें करते हैं। क्लोज एंडेड होगा क्वांटिटेटिव में, ओपन एंडेड होगा क्वालिटेटिव में, गुणात्मक में जहाँ पे सब्जेक्टिविटी होती है। ये सब बातें हैं। तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अप्लाई टू क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी। चलो अब अगर हम इसको बिल्कुल ऑप्शन सेलेक्ट करें कि ये तो होगा ही होगा, एक तो स्ट्रक्चर्ड रिजिड मेथोडोलॉजी, ये क्वांटिटेटिव में होगा ही होगा क्योंकि कंप्लीट संरचित होता है, यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, तो ई तो पक्का आएगा ही आएगा। और इस तरह से अगर ऑप्शंस करते हैं तो अपना पहला ऑप्शन कट जाता है क्योंकि इसमें ई नहीं है, और लास्ट ऑप्शन भी कट जाता है कि इसमें ई नहीं है। अब और देखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं बी सी और ई अगर इसमें इंक्लूड किया गया सेकंड ऑप्शन में, कह रहा है एम्फेसिस ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स। बेसिकली जब डिस्क्रिप्शन की बात आती है, विवरण की बात होती है, किसी चीज को डिस्क्राइब, बेसिकली जो क्वालिटेटिव होती है ना, क्योंकि वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन होता है तो वो क्वालिटेटिव के लिए होता है, क्वांटिटेटिव के लिए ऐसा नहीं होता। तो ये डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, तो ये कट गया, यानी कि बी नहीं आ सकता, तो ये कट गया, राइट। थर्ड ऑप्शन राइट हो गया, ए एंड ई, यानी कि एम्पिरिसिज्म नहीं होगा, ठीक है, अनुभववाद की बात। तो क्या हो गया, रेशनलिज्म हो गया और स्ट्रक्चर रिजिड मेथोडोलॉजी, यानी कि तर्कवाद और संरचनात्मक कठोर पद्धति। तो ये ए और ई इज द सेकंड, जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो गया, ठीक है। आपको समझ में आया। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की मैंने यहाँ पे डिस्कशन भी किया यूट्यूब पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। एक बार वो वीडियो भी आपको अगर ये समझ में नहीं आया है तो वो देखना कि क्या वास्तव में क्या डिफरेंस होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन सैंपलिंग से है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, ये कह रहा है कि सैंपलिंग इन विच सैंपलिंग यूनिट्स आर सेलेक्टेड ऑन द एडवाइस ऑफ सम एक्सपर्ट और बाय द इंस्टीट्यूशन और ओपिनियन ऑफ द रिसर्चर हिमसेल्फ इज नोन एज। कह रहा है नमूनाकरण, जिसमें नमूनाकरण इकाइयों का चयन कुछ विशेषज्ञों या संस्था की सलाह पर या शोधकर्ता की राय से किया जाता है, इसको कौन सी सैंपलिंग कहेंगे। हम जब सैंपलिंग की बात करते हैं तो हम ब्रॉडली दो भाग में डिवाइड करते हैं, प्रोबेबल सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग, प्रायिकता और गैर प्रायिकता की बात करते हैं, जिसमें हम रैंडम की बात करते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की बात करते हैं, सब बहुत सारी बातें होती है। फिर इधर कन्वीनियंस की बात होती है, ठीक है, कोटा सैंपलिंग की बात होती है, जजमेंटल सैंपलिंग, एक्सीडेंटल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग बात करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे ये पूछा है कि आप यहाँ इसको अगर पढ़ोगे तो आपको कह रहा है कि एक्सपर्ट्स की एडवाइस होगी, है ना, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन की, या फिर कोई रिसर्चर है उसके ओपिनियन होंगे अगर सैंपलिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, किसी चीज के लिए हम जजमेंट ले रहे हैं कि यहाँ से सैंपलिंग करनी है कि नहीं, एक्सपर्ट्स उस पर सलाह कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये जजमेंटल सैंपलिंग होगी, जजमेंट सैंपलिंग है ये, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ गया, चीज को आंसर कर सकते थे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन क्या है, ये ट्राइएंगुलेशन के बारे में। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइएंगुलेशन इज ए मेथड ऑफ रिसर्च अडॉप्टेड बाय, त्रिभुजाकारीकरण शोध की एक विधि है जिसे अपनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइएंगुलेशन मेथड होता क्या है। ट्राइएंगुलेशन मेथड वो होता है जिसमें हम जहां से भी डाटा मान लो इकट्ठे कर रहे हैं तो कई सारे सोर्सेज से करें, है ना, मल्टी, तो ट्राइएंगुलेशन कहते हैं इसको। या फिर कोई हम कहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजें तो मल्टीपल सोर्स से ऑब्जर्व करें, रिसर्चर है मल्टीपल हो कुछ चीजें, तो वहां ट्राइएंगुलेशन होता है। तो कह रहा है ट्राइएंगुलेशन इज ए मेथड ऑफ रिसर्च अडॉप्टेड बाय, तो ये क्वालिटेटिव में भी अडॉप्ट कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव में भी कर सकते हैं, यानी कि गुणात्मक शोध में भी और मात्रात्मक शोध में भी। तो इसका ये फर्स्ट और सेकंड यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इसको और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा क्या है ट्राइएंगुलेशन। देखो ट्राइएंगुलेशन जो है वो रेफर टू द यूज ऑफ मल्टीपल मेथड और डाटा सोर्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च टू डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमेना।
आप ये मत समझना सिर्फ क्वालिटेटिव के लिए होता है, डिपेंड करता है क्वांटिटेटिव के लिए भी हो सकता है, इसलिए हमने दोनों ऑप्शन वहां चूज किए हैं। त्रिभुज और ट्रायंगुलेशन इन ए रिसर्च कॉन्टेक्स्ट रेफर टू द यूज ऑफ मल्टीपल मेथड्स, ठीक है, डाटा सोर्सेज, थ्योरीज और इन्वेस्टिगेटर टू स्टडी द सेम फिनोमेना। क्लियर है ना क्या कह रहा है? त्रिकोणन एक शोध पद्धति में शोध संदर्भ में एक ही घटना का अध्ययन करने के लिए कई तरीकों, कई सारे मेथड्स होना, ठीक है, कई सारे आपको जो डेटा ले रहे हो सोर्स से वो कई सारे हो सकते हैं, या सिद्धांत या फिर जो अन्वेषकों का उपयोग है उसको संदर्भित करता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द वैलिडिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग बाय प्रोवाइडिंग a more comprehensive and diverse understanding of the research question। आप इस तरह से मल्टीपल अप्रोच लेके चलोगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो रिसर्च है उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को स्ट्रेंथ मिलेगी, उसको मजबूती मिलेगी, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलेशन के बारे में है, और तो ये दोनों में मेथड यूज कर सकते हैं, क्वालिटेटिव में भी और क्वांटिटेटिव में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये बेसिकली जो रिसर्च पैराडाइम बात करते हैं हम, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म जो होता है पश्च प्रत्यक्षवादी, ये बेसिकली क्वालिटेटिव गुणात्मक में होता है, जो ये कहता है कि ये चीजें अगर हम बात ऑब्जर्वेशन या कुछ भी बात करते हैं तो 100% सच को जानना मुश्किल है, सच के एक भाग को जान सकते हैं, इस तरह की बेसिक सी बातें होती है। और पॉजिटिविज्म में बेसिकली क्या होता है, प्रत्यक्षवाद, यानी ये साइंटिफिक मेथड में ये कह रहा है कि अगर डाटा सफिशिएंट मात्रा में साइंटिफिक वे से किया जाए तो हम सच को कंप्लीटली जान सकते हैं। ये बेसिकली ये पॉजिटिविस्ट अप्रोच कहती है, यानी कि क्वांटिटेटिव अप्रोच है। ये डाटा या जो भी आपके पास डाटा है उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितना डाटा आपने लिया है, कितने आपके पास कलेक्शन है, उसके हिसाब से बात करता है पॉजिटिविस्ट। तो which among the following is incorrect, इनकरेक्ट पूछा है कि कौन सा है पॉजिटिविस्ट रिसर्च पैराडाइम में। पहला कह रहा है कि साइंटिफिक नॉलेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ डाटा ऑब्टेन्ड, बिल्कुल ठीक बात है ना। थ्योरी फ्री एंड वैल्यू फ्री फ्रॉम ऑब्जर्वेशन की तो बात कर, ये तो कहता है कि डाटा पे डिपेंड करता है, ये तो ठीक है ना। वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांत मुक्त और अवलोकन से मुक्त मूल्य प्राप्त आंकड़ों से संचय प्राप्त होता है, बिल्कुल आंकड़ों से बात करता है, लेकिन आपसे इनकरेक्ट पूछा है। दूसरा कह रहा है कि साइंटिफिक मेथड कांट बी अप्लाइड टू ह्यूमैनिटीज एंड सोशल अफेयर्स, कह रहे वैज्ञानिक पद्धति को मानविकी और सामाजिक मामलों पर लागू नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता भाई? ये तो वहां बड़े अच्छे से लागू किया जाता है पॉजिटिविस्ट। तो ये वाला है, ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, ये इनकरेक्ट हो गया। और एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इज टू बी लिटिल इंपॉर्टेंस, ये तो बेसिक बात है, जो भी ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता उसका महत्व कम है ना। साइंस इज द पर्स्यूट ऑफ फंडामेंट फाउंडेशनल नॉलेज, विज्ञान है वो मूलभूत की खोज, ये तो सब सही बात है। आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशो स्केल के बारे में बात कर रहा है। जब हम बात करते हैं ना, कई सारे स्केल की बात करते हैं, हम बात करते हैं नॉमिनल स्केल की बात करते हैं, ऑर्डिनल स्केल की बात करते हैं, इंटरवल स्केल की बात करते हैं और रेशो स्केल की, ठीक है। नॉमिनल बात करते हैं, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो स्केल। तो सबसे डेवलप्ड स्केल है वो रेशो स्केल है, और ये आपको पता है एब्सोल्यूट जीरो या फिर ट्रू जीरो की बात करता है, और जो इंटरवल है वो एज्यूम जीरो की बात करते हैं, जहाँ टेम्परेचर हम बेसिकली एग्जांपल लेते हैं, और रेशो में हम बेसिकली वेट और हाइट लेते हैं। तो मुझे आप एक बात बताना, मैंने आपको ये तो बता दिया कि रेशो स्केल में हम ट्रू जीरो या एब्सोल्यूट जीरो लेते हैं, और इंटरवल जो होता है बेसिकली वहां पे हम जो जीरो लेते हैं वो एज्यूम करते हैं। तो आप मुझे डिफरेंस बताना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट जीरो या ट्रू जीरो और एज्यूम जीरो में क्या डिफरेंस है, एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो अब रेशो स्केल की बात करते हैं, जो सबसे डेवलप्ड स्केल है। इट इज ए यूजफुल डिवाइस इन असेसिंग क्वालिटी एंड वैल्यूज, इट हैज इक्वल इंटरवल प्रॉपर्टीज। देखो रेशो स्केल सबसे डेवलप्ड है तो इंटरवल प्रॉपर्टीज तो है ही है इसमें, क्योंकि इंटरवल के सारे गुण हैं और खुद के भी हैं, सबसे डेवलप है। और इट हैज ट्रू जीरो, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। बी और सी तो आ गया, और ई नहीं आएगा, ये कह रहा है इट यूज नॉन पैरामेट्रिक नहीं। और डी द न्यूमेरिकल हैव द क्वालिटीज ऑफ रियल नंबर एंड कैन बी एडेड सब्ट्रैक्ट, इसमें आपको पता है सारी कैलकुलेशन हो सकती है क्योंकि हर डाटा होता है। तो डी भी ठीक है, तीन ऑप्शन ये हमारे पास आ गया, बी भी ठीक है, इसमें सी भी ठीक है और डी भी ठीक है। बेस्ट ऑप्शन यही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी सी डी, ठीक है, बी सी डी होगा 100%। तो ये ध्यान रखना। और आपको पता है स्केल से क्वेश्चंस आते हैं, नॉमिनल स्केल से, ऑर्डिनल से, इंटरवल से, रेशो स्केल से, ये बहुत अच्छे से आपको करने हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ये क्वेश्चन तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार आप कर चुके हैं और कई बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ए स्टडी दैट इन्वॉल्व मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे बेसिकली कंट्रोल हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, टू असेस इफ दे कॉज ए चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। आपको पता है हम एक यहाँ पे ऐड और सेल का एक एग्जांपल पढ़ते हैं, है ना, कि ऐड में हम चेंज कर सकते हैं और जिस पे चेंज कर सकते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या मैनिपुलेशन होता है। और कोज इफेक्ट की भी बात करते हैं, ये कोज है ना, और इस कारण का इफेक्ट पड़ता है सेल पे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल ये सेल हो गया। और डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए डिपेंडेंट होता है क्योंकि आपको पता है डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो अब आगे कह रहा है कि ऐसी कौन सी स्टडी होगी, किस तरह का एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो ये बात हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बात करते हैं और नाम से ही आप समझ जाना चाहिए। एक्सपेरिमेंट हम लैब वगैरह में बात करते हैं तो हम टेम्परेचर वगैरह ये सेट करके रखते हैं ना कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, तो वहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बिल्कुल फ्री का सा क्वेश्चन आता है, ये हर बार आ जाता है। चलो, ये क्वेश्चन आप पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि which of the following advocate the application of method of natural science to the study of social reality and beyond? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक वास्तविकता और उससे परे के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों के अनुप्रयोग की वकालत करता है? कौन करता है आपको पता है? पॉजिटिविज्म करता है। हमने पीछे ही बात की थी अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद, ठीक है, तो ये राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बेसिकली बात कर रहा है एथिकल की, है ना। रिसर्च एथिक्स से जब हम बात करते हैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है रिसर्च एथिक्स में, शोध में नैतिकता बेसिकली। Which ethical principle need to be followed in a research project dealing with human being? यानी मानव से संबंधित शोध परियोजना में किन नैतिक सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए? मोर देन वन ऑप्शंस है, नीचे आपको ये है, ठीक है। तो पहला कह रहा है ऑल पार्टिसिपेंट मस्ट देयर इन्फॉर्म कंसेंट। सभी प्रतिभागियों को अपनी सूचित सहमति होनी चाहिए। जिस पे आप काम रिसर्च कर रहे हैं, प्रतिभागी हैं, बिल्कुल उनका कंसेंट तो होना चाहिए। ये एथिकल वैल्यू है और एथिकली आपसे पूछा है। सेकंड कह रहे हैं ऑल पार्टिसिपेंट्स शुड हैव एडिक्वेट इंफॉर्मेशन ऑन द एक्सपेरिमेंट इन व्हिच दे आर पार्टिसिपेंट। सभी प्रतिभागियों को उस प्रयोग के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए जिसमें वे भागीदार हैं। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही बात है, भागीदार है तो होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि वो भागीदार और उनको कोई जानकारी नहीं है, वो तो अनएथिकल हो जाएगा। सी रफ ट्रीटमेंट ऑफ, वैसे दो चूज करने हैं तो ए और बी हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया, लेकिन आगे वाले नेगेटिव है, कह रहे हैं रफ ट्रीटमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट इज समटाइम्स जस्टिफिएबल। प्रतिभागियों के साथ कभी-कभी कठोर व्यवहार नहीं। सम अनविलिंग पार्टिसिपेंट में इंक्लूडेड, कुछ अनिच्छुक प्रतिभागियों को शामिल किया जा सकता है, नहीं, ये दोनों तो अनएथिकल चीजें हैं, ठीक है। तो एथिकल में ए और बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस या परिकल्पना के बारे में बात कर रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट इन लाइट ऑफ हाइपोथेसिस? परिकल्पना के संदर्भ या प्रकाश में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कह रहा है इट इज प्रूव अजम्पशन, यह है सिद्ध धारणा है। आप मुझे बताइए, जब हम किसी चीज की हाइपोथेसिस करते हैं तो वो टेंटेटिव होती है, प्रूव थोड़ी, वो तो बाद में होगी हाइपोथेसिस क्या है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। आगे इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड, इसका परीक्षण किया जा सकता है, यानी हाइपोथेसिस वही होनी चाहिए जिसका परीक्षण किया जा सकता है ना। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, इसी का तो करते हैं हम। इट शुड बी इनकंसिस्टेंट विद द मोस्ट नोन फैक्टर, यह सबसे अधिक ज्ञात तथ्यों के साथ असंगत होना चाहिए। बताओ, कोई चीज कंसिस्टेंट होनी चाहिए या इनकंसिस्टेंट होनी चाहिए? कंसिस्टेंट होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंट होगी तो कैसे टेस्ट करोगे? तो ये नहीं हो सकता, एक ऑप्शन। इट शुड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, इसमें चरों के बीच संबंध बताना चाहिए। हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये होगा तो ये होगा, वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप बनाना चाहिए, तो ये हो गया। और आपको पता है कोई भी हाइपोथेसिस है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, है ना, स्कोप लिमिटेड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, तभी रिजल्ट्स आएंगे। इसका दायरा सीमित होना चाहिए और विशिष्ट होना चाहिए। तो हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन आ गया? एक तो बी आ गया, एक डी आ गया और एक ई आ गया। बी, डी और ई इज द राइट आंसर। तो इस तरह का जो हमारे पास ऑप्शन है बी, डी और ई, ये सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर है। तो हाइपोथेसिस के बारे में भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग डजंट रेफर टू स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। हम जब रेफरेंस के लिखने की स्टाइल की बात करते हैं, एमएलए बात करते हैं, एबीए बात करते हैं, एपीएस भी होता है, शिकागो, वैंकूवर, ये बहुत सारे स्टाइल की बात करते हैं, तो कौन सा नहीं है? तो आप समझ गए होंगे MHRA ये एक एजेंसी है, ये कोई रेफरेंसिंग स्टाइल नहीं है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा क्योंकि नॉट रेफरेंस स्टाइल पूछा है। ठीक है, ये रिसर्च में एक एजेंसी है बेसिकली MHRA। और एपीएस की फुल फॉर्म, एपीए की तो पता है, एपीएस है अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी है ये। ठीक है, और जो MHRA जो बात करें वो एजेंसी है, दैट इज मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी है ये। तो ये कोई रेफरेंस का स्टाइल नहीं है। ये सारी बातें आई थिंक आपको ठीक लगी होगी। अगर सही लग रही है, अच्छी लग रही है, तो मैक्सिमम लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत मोटिवेशन की बात होती है हमारे लिए भी, जिससे हमें लगता है कि हाँ भी चलो चीजें ठीक कर रहे हैं। और आप मैक्सिमम कमेंट भी करें, आंसर देने की कोशिश करें, तभी लगेगा कि आप इंटरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। और इसी तरह से हम बातें करते रहेंगे, अपने चित्त को शांत रखें। और फिर मैं एक बार इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर आप विलिंग हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कंप्लीट पेपर 1 जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थ्योरी सब कुछ डिटेल में होगा, एवरीथिंग, जिसमें पहले 3 दिन आपको थ्योरी पे डिस्कशन किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश माध्यम में वीक के, और लास्ट 3 डेज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। और एक महामंथन बैच है, इसमें ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं। और पेपर 2 हम यहाँ पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल साइंस, और पेपर 2 एजुकेशन। और JKPSC के लिए भी बैच ओपन है। कहाँ पे? अपनी वेबसाइट www.swmg.in, या फिर आप अपनी प्ले स्टोर में जाइए, मोबाइल ऐप है SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग हमेशा खुश रहें और अपनी ये बात हमेशा ध्यान रखें कि अपने आप को हमेशा शांत रखें, चित्त शांत रखें, सब अच्छा है, सब बढ़िया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।